हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ टैब। सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत का 7th चैप्टर जो कि है फंडामेंटल राइट्स उसका पार्ट 4 कवर करेंगे। ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं एंड उसमें हमने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 19 को। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 हमारा राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करता है एंड राइट टू फ्रीडम में हमारे आर्टिकल नंबर 19 में बेसिकली 6 राइट्स आपको मिलते हैं, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली है, एसोसिएशन है, मूवमेंट है, रेजिडेंस है, प्रोफेशन है। आर्टिकल नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेक्शन की जाती है कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस से। आर्टिकल 21 बेसिकली प्रोटेक्शन करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A जिससे अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था, जिसमें राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन का पार्ट है। एंड आर्टिकल 22 बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें राइट टू फ्रीडम का पार्ट हैं। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 19 जिसमें 6 राइट्स की बात की गई है। तो सबसे पहला जो राइट है इसमें वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला राइट हमें दिया गया है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहाँ पे हर एक सिटीजन्स को राइट है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकता है, अपने ओपिनियंस को, अपने बिलीफ को, अपने कन्विक्शंस को एक्सप्रेस कर सकता है फ्रीली। कैसे? एक वर्ड के थ्रू, ठीक है, बोल के कर सकता है, लिख के कर सकता है, कुछ प्रिंट करके, कुछ पिक्चर के थ्रू, या फिर कोई अदर मैनर्स में। ठीक है, तो ये सारे राइट्स इंडिविजुअल्स को दिए गए हैं। अब स्टेट ने ये राइट तो दे दिया बट कुछ इम्पोज किया उसने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो कहीं ना कहीं हर एक की फ्रीडम ऑफ स्पीच को जो है कहीं ना कहीं क्या करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं। किन किन ग्राउंड्स में किया वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, यानी अगर मान लो आपके किसी बोलने से इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी में अगर कुछ सवाल खड़े होंगे या फिर उसको कुछ हनन होगा तो स्टेट बेसिकली कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, आपको कुछ बोलने नहीं दिया जाएगा अगर बात हमारी इंडिया की यूनिटी का है। साथ ही साथ स्टेट की अगर हमारे सिक्योरिटी का पर्पस है, फ्रेंडली रिलेशन, मतलब ऑब्वियसली जो फॉरेन स्टेट्स होते हैं उनके साथ हमारे मतलब बेसिकली फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, तो किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से अगर मान लो फ्रेंडली रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं तो स्टेट अगर चाहेगी तो उनकी उस रिस्ट्रिक्शन, उस फ्रीडम को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमें फ्रीडम मिली हुई है वो हमारे हित के लिए है, बट हमारे बोलने से, हमारे कुछ कह देने से अगर मान लो कोई रिलेशन ख़राब हो रहा है, इंडिया की सोवरेनिटी पे असर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम किस बात की। ठीक है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं आप देख सकते हैं उनको कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होने दिया। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करते हैं सो दैट हमारी जो इंटीग्रिटी है, यूनिटी है, वो बनी रहे। इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर अगर ख़राब हो रहा है, मतलब आपके कुछ बोलने से, तो उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर डिसेंसी या मोरालिटी में कुछ हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर बात हो रही है, डिफेमेशन है, इंसाइटमेंट और टू एन ऑफेंस, अगर अगर मान लो कोई ऐसे बोलने से अगर कोई ऑफेंस होता है तो भी आपको आपके जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये हमने बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट राइट है वो है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी असेंबली आप कर सकते हो बट वो असेंबली एक पीसफुल होनी चाहिए, शांति प्रिय होनी चाहिए, बिना किसी आर्म्स, यानी कोई भी हथियार आपको उस असेंबली में यूज़ नहीं करने हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि हर एक सिटीज़न के पास राइट है कि वो असेंबल हो सकता है पीसफुली एंड विदाउट आर्म। इसके अंदर जो है किस तरीके की पीसफुल असेंबली की बात की गई है कि आप पब्लिक मीटिंग जो करते हो वो कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कोई भी हड़ताल वगैरह करनी है तो आप कर सकते हो, किसी का प्रोसेशन निकालना है तो वो भी कर सकते हो, बट वो पीसफुल होना चाहिए और उस पीसफुल में आपके पास कोई भी बंदूकें, कोई भी हथियार नहीं होने चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ बोलता है कि जो फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो आप इस तरह की जो असेंबली निकालोगे वो कहाँ पे निकालेंगे, वो है एक पब्लिक लैंड पे, यानी जो गवर्नमेंट का जो लैंड है उसी पे आप इस तरह की असेंबली फॉर्म कर सकते हो। एंड वो असेंबली फिर से वही बात की गई पीसफुल नाम होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर मान लो कोई भी एक लैंड जो कि प्राइवेट के अंदर आता है, वो प्राइवेट बॉडी का लैंड है, तो वहाँ पे बेसिकली आप कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, कोई भी असेंबली फॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि वही वॉलेंट नहीं होना चाहिए, आपकी किसी असेंबली को से डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई राइट नहीं फैलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि कोई भी पब्लिक पीस, यानी जो पब्लिक में जो शांति का माहौल है उसको ख़राब नहीं करना है। आपकी असेंबली की वजह से अगर मान लो कोई शांति भंग होती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन का भी जो आपको राइट मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्राइक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने देखा जो फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग या फिर बहुत से ऑफिस में काम करने वाले लोग, कभी डॉक्टर्स, कभी कुछ स्ट्राइक पे चले जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो स्ट्राइक के थ्रू अपनी मांगे रख रहे होते हैं। तो यही बोला गया है कि जो राइट टू स्ट्राइक है उसको बेसिकली हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी कि अगर कल को कोई पर्सन ये आके कहेगा कि राइट टू स्ट्राइक मेरा फंडामेंटल राइट है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज स्ट्राइक करने की परमिशन आपको नहीं दी गई है।
बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट बना दिया जाएगा तो हर एक पर्सन जब मन चाहे अपनी बात मनवाने के लिए स्ट्राइक करता रहेगा, और क्योंकि वो एक फंडामेंटल राइट है तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको प्रोटेक्ट करेगा। और जब जब ऐसे स्ट्राइक को अगर मान लो राइट बना दिया जाएगा तो कोई भी फैक्ट्री हो या फिर कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। बिकॉज कहीं ना कहीं वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ेगा अपने जो भी अथॉरिटी है उनके साथ। इसलिए राइट टू स्ट्राइक को कभी भी आर्टिकल 19 के अंदर बेसिकली जो राइट टू असेंबली एंड पीसफुल प्रोसेशन है, डेमोन्स्ट्रेशन है, उसका पार्ट नहीं माना गया है। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है कि जो स्टेट है ऑब्वियसली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगर मान लो कोई आपकी असेंबली या डेमोन्स्ट्रेशन की वजह से अगर मान लो इंडिया की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी में अगर कोई खतरा है तो उस बेसिस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। या फिर कोई पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो रहा है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी कोई असेंबली फॉर्म करने के चक्कर में या फिर जो भी आप हड़ताल वगैरह कर रहे हो उसकी वजह से जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा बढ़ गया। बिकॉज़ कई लोग जो है रेलवे या फिर जो रोड होते हैं उनको ज़्यादातर अपना ग्राउंड बनाते हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, सो दैट वहाँ की जो आने वाला ट्रैफिक है उसको वो रोक सकें और कहीं ना कहीं सरकार पे दबाव डाल सकें। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें असेंबली के थ्रू होंगी तो कहीं ना कहीं जो स्टेट है वो आपके राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसके अंदर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, उसके अंदर सेक्शन 144 है। जो मजिस्ट्रेट जो होता है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, उस मजिस्ट्रेट को जो है पावर दी जाती है कि वो कोई भी असेंबली को या फिर कोई भी प्रोसेशन निकल रहा है उसको वो चाहे तो रिस्ट्रेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। किस बेसिस पे कि उसके कारण मतलब वो जो असेंबली बनी है या फिर जो भी डेमोन्स्ट्रेशन निकाला जा रहा है उसके कारण कोई ना कोई डेंजर, ह्यूमन लाइफ को कोई नुकसान हो सकता है अगर उसे लगता है, या फिर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी में, या फिर कोई राइट्स वगैरह फैल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मजिस्ट्रेट को इस बात की थोड़ी भी भनक लग जाती है कि जो असेंबली बन रही है या फिर जो डेमोन्स्ट्रेशन निकाला जा रहा है उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, पब्लिक को नुकसान हो रहा है, पब्लिक को प्रॉब्लम हो सकती है, राइट फैल सकते हैं, तो अगर पहले से ये बात उन्हें पता चल रही है तो वो सेक्शन 144 जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत जो है उनको मना कर सकते हैं या फिर रिस्ट्रेन कर सकते हैं कि आप इस तरह का असेंबली ना बनाएं। साथ ही साथ अगर मान लो 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि अनलॉफुल है तो उनको बेसिकली सेक्शन 144 क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट के तहत उनको सज़ा हो सकती है। जैसे कि मान लो अगर वो 5 लोग या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो लॉ लाया गया है उसको रोकना चाहते हैं, यानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं उनके जो लॉ ला रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो लीगल प्रोसेस है यानी जुडिशरी का जो प्रोसेस है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कोई प्रॉपर्टी जो है किसी भी पर्सन की ज़बरदस्ती छीनने में लगे हुए हैं, ठीक है, जबकि वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं है फिर भी किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी को फोर्सफुली अगर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो। थर्ड है अगर मान लो कोई क्रिमिनल ट्रीपास किया है या फिर कमिट किया एनी मिसचीफ, यानी कि अगर मान लो वो पर्सन कोई क्रिमिनल एक्ट करने वाले हैं या फिर कुछ ऐसा कमेंट करने वाले हैं जो कि क्रिमिनल के मतलब क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब क्रिमिनल के अंदर, क्राइम के अंदर वो आता है, तो भी उनको बेसिकली रोका जा सकता है। साथ ही साथ अगर मान लो वो फोर्स करते हैं किसी भी पर्सन को कि आप इलीगल एक्ट करो, ठीक है, या फिर वो थ्रेटन करते हैं गवर्नमेंट को या फिर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कोई भी लॉफुल काम करने के लिए, तो ये अगर पांचों कारण अगर होते हैं तो उसके तहत किसी भी पर्सन को सेक्शन 144 जो है उसके तहत सज़ा मिल सकती है। और ये जो सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड हम देखते हैं, सुनते भी हैं कि सेक्शन 144 जब भी लगाया जाता है तो काफ़ी, जब इस तरीके की एक्टिविटी कोई करता हुआ नज़र आता है तो डायरेक्ट बेसिकली उसको अरेस्ट कर दिया जाता है और उस पर फिर कार्यवाही की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इसलिए लाई गई ताकि जो पब्लिक जो बेसिकली पीस है उसको मेंटेन किया जाए, लोगों को परेशानी ना हो किसी के। ये जो राइट जो असेंबली का दिया गया है अगर मान लो पीसफुल नहीं होता है तो कुछ स्टेट के पास भी पावर है कि उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और जो सेक्शन 144 है वो तो अपने आप में ये बात बोलता है कि यहाँ पे बेसिकली अगर कोई भी 5 लोग, 5 से कम हो सकते हैं या फिर 5 से ज़्यादा, अगर मान लो इस तरह की एक्टिविटी करते हुए नज़र भी आ गए तो तुरंत एक्शन ले सकते हैं उन लोगों के खिलाफ। नेक्स्ट जो है हमारा राइट है फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो सबसे पहला इसमें बोला गया कि हर एक सिटीजन्स को राइट दिया गया कि वो कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, अपना यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं। तो यूनियन जैसे मान लो ट्रेड यूनियंस होता है, बहुत सारे लोग यूनियन बना लेते हैं अपना, फिर उसके हिसाब से वो अपना काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी हम देखेंगे अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत बनाया गया था जहाँ पे बहुत सारे लोग जो मिलके जो है सेम अमाउंट ऑफ अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका काम वाम चलाते हैं, ठीक है। तो यानी इस तरीके की चीज़ें जो है हमारा राइट दिया गया है हम सारे सिटीजन्स को। साथ ही साथ आप इसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज़ बना सकते हो, अपनी खुद की कंपनीज खोल सकते हो, पार्टनरशिप फर्म्स बना सकते हो, सोसाइटी खोल सकते हो, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रेड यूनियन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खोलने का आपको राइट दिया गया है।
और हमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ आपको राइट ही नहीं दिया कि आप कोई एसोसिएशन या यूनियन को स्टार्ट कर सकते हो, बल्कि आप कंटिन्यू, ये भी राइट दिया गया है कि आप कंटिन्यू कर सकते हो विद एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आज की डेट में अगर मान लो कोई चाहे कि उसको अपना कोई एसोसिएशन बनाना है और अपना कोई यूनियन बनाना है, बहुत सारे लोग उसके पास है, उसको मिलकर कोई भी चीज़ खोलनी है, तो वो राइट तो उसके पास है कि वो कोई स्टार्ट कर सकता है। पर साथ ही साथ अगर मान लो पहले से कोई एसोसिएशन या यूनियन बना हुआ है, आपको उसका पार्ट बनना है, तो वो राइट भी आपके पास है कि आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि वो जो होना चाहिए एसोसिएशन, वो बेसिकली नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव इन द सेंस कि ऐसा कोई एसोसिएशन जो ऐसे भड़काने वाले कुछ बात बोलता है, जो इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे यूनियन एसोसिएशन का पार्ट नहीं बन सकते, ठीक है। तो इट कवर्स द नेगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म ज्वाइन एन एसोसिएशन और यूनियन, ठीक है। तो आपको ऐसे यूनियन का पार्ट नहीं बनना है, ऐसे एसोसिएशन का पार्ट नहीं बनना है जो इलीगल हो, जो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा बैन की गई हो, बिकॉज उसने पास में अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी की है जिसके कारण इंडिया की यूनिटी इंटीग्रिटी को या फिर पब्लिक डिसऑर्डर को बेसिकली ख़राब करने की कोशिश की है, तो ऐसे यूनियन और एसोसिएशन का पार्ट नहीं बन सकते हो। कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं स्टेट के द्वारा, जैसे कि सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की, आपकी एसोसिएशन और यूनियन की वजह से अगर मान लो इंडिया की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी में कोई भी क्वेश्चन मार्क आता है, तो उसको बेसिकली उस राइट को बेसिकली छीना जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो भी छीना जा सकता है। अब ये जो राइट्स रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं सिटीजन्स के ऊपर, वो बेसिकली उन्हें बेसिकली ये राइट देता है कि उन्हें लिबर्टी तो है एसोसिएशन और यूनियन बनाने की, बट वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी एसोसिएशन या यूनियन बना रहे हो, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा। अगर मान लो ट्रेड यूनियन बनाया जाता है तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जितने भी लोग हैं जो ट्रेड से जुड़े हुए हैं, उनके हक के लिए बात करना है, ठीक है। उनका कैसे एडवांसमेंट होना चाहिए, उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके बारे में वो बेसिकली ख्याल रखता है। तो जिस भी बेसिस पे वो यूनियन या एसोसिएशन बना रहे हो, उसका अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव जो है लॉफुल होना चाहिए। लॉ के हिसाब से जो भी उसमें प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि कैसे आपको एसोसिएशन बनाना, उन लॉ के कारण अगर आप सही से बनाते हो उसको, तभी वो उसको वैलिड करार दे सकते हैं। और एक और चीज़ याद रखना है कि राइट टू ऑब्टेन रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। यानी कि आपको रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना, ये सरकार के ऊपर है, बिकॉज सरकार चेक करेगी कि जो एसोसिएशन आपने बनाया है वो लॉ के हिसाब से सही भी है नहीं है, ठीक है। उसको सोसाइटी पर या फिर इंडिया की इंटीग्रिटी पर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो कल को कोई पर्सन ये नहीं बोल सकता इस राइट के तहत कि जो मैंने एसोसिएशन बनाया है उसको आप रिकॉग्नाइज भी कर दूँ, क्योंकि ये मेरा फंडामेंटल राइट है। नहीं, रिकॉग्निशन देना या नहीं देना ये फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता। हाँ, एसोसिएशन बनाओगे आप खुद, उसका ऑब्जेक्टिव भी आप खुद डिसाइड करोगे, बट बाकी चीज़ें रिकॉग्निशन देनी है या नहीं देनी वो गवर्नमेंट के बेसिकली उनके ऊपर है कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं या नहीं करते। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला है कि जो भी ट्रेड यूनियंस होते हैं उनके पास कोई गारंटेड राइट नहीं है कि वो इफेक्टिव बार्गेनिंग करें, या फिर कोई भी राइट टू स्ट्राइक करें, या फिर राइट टू डिक्लेयर लॉकआउट कर दें, ठीक है। तो इस तरह के राइट बेसिकली नहीं दिए गए हैं, क्योंकि बिकॉज ट्रेड यूनियन का काम क्या, अगर मान लो कोई भी ऐसे वर्कर्स हैं उनके साथ अगर मान लो सही नहीं हो रहा है, या फिर कुछ ऐसे लॉज गवर्नमेंट ले आई हैं जिसके कारण जो यूनियन के मतलब जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उन्हें नुकसान हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। तो स्ट्राइक का जो प्रोविज़न है बेसिकली उसके अंदर नहीं दिया गया है। अगर मान लो स्ट्राइक अगर कुछ होती भी है तो जो भी अप्रोप्रिएट इंडस्ट्रियल लॉ है उसके कारण उसको देखा जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट है कि एवरी इंडिविजुअल जो है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बेसिकली टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आप कितना फ्रीली घूम सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वो राइट आपको दिया गया है। तो हमारा जो राइट है बेसिकली बताता है कि हर एक सिटीज़न को बेसिकली राइट है कि वो मूव कर सकता है फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री यानी जो इंडिया के अंदर कोई भी टेरिटरी है वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकता है। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर उसे जाना है, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है विद इन द स्टेट, यानी अगर मान लो आप यूपी में हो तो यूपी में एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली मूव कर सकते हो। अगर यूपी से अगर आपको जाना है, मान लो कश्मीर जाना है, तो कश्मीर में भी आप जा सकते हो, यानी इंटर स्टेट के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी ट्रैवल कर सकते हो। इस बात का जो है राइट दिया गया है हर किसी सिटीजन्स को, ठीक है। और ये राइट बेसिकली इसलिए भी दिया गया है ताकि हम जो नेशनल फीलिंग है उसको प्रमोट कर सकें, और जो पैरोकिज्म है यानी एक तरह का जो रीजनलिज्म है जहाँ पे एक पर्सन बस अपने रीजन तक ही सीमित रह जाता है, अपने अपने एरिया को ही ज़्यादा प्यार करता है, वहाँ से जाना नहीं चाहता। अगर इस तरह की भावना अगर किसी के मन में आती है तो उसको रोकने के लिए किया गया है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मान लो हम अपने जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस रीजन में हम रह रहे हैं, जिस जगह में हम रह रहे हैं, अगर वहीं से हम लगाव हो जाएगा और कहीं हम दूसरे स्टेट ट्रैवल नहीं करेंगे, तो वहाँ के जो लोग के साथ जो हमारा भाईचारा है वो भी नहीं बन पाएगा। और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर मान लो ब्रदरहुड
जैसी फीलिंग जो है फ्रेटर्निटी अगर फीलिंग अगर हमारे अंदर नहीं आएगी एक दूसरे के प्रति, तो हम यूनाइट नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं फिर लोगों के बीच में तनाव रहेगा और इंडिया की यूनिटी में सवाल फिर खड़े होंगे। तो इसलिए इस चीज़ को ना हो और नेशनलिज्म की फीलिंग हमेशा लोगों के अंदर रहे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं, दूसरे का कल्चर देखें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें। मतलब आपस में मेल मिलाप होगा, एक दूसरे के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक यूनिटी बनी रहेगी, एक ब्रदरहुड वाली फीलिंग जो है वो हमेशा रहेगी। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये राइट बेसिकली दिया गया है। अब यहाँ पे जो स्टेट है वो भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। किस बेसिस पे? कि एक तो जनरल पब्लिक के, यानी कि अगर मान लो किसी के एक पर्सन के ट्रैवल करने से अगर किसी दूसरी कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो वो चाहे तो उस बेसिस पे जो है स्टेट गवर्नमेंट उसकी इस राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। साथ ही साथ जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो राइट है मूवमेंट का, उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जानते हैं जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे आउटसाइडर की एंट्री जो है रिस्ट्रिक्ट की जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि उनका जो कल्चर होता है वो इतना अलग होता है बाकी रेस्ट ऑफ द कंट्री से, कि उसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनके कल्चर है, उनकी जो लैंग्वेज है, देख सकते हैं उसका उनका जो कस्टम है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि जो उनकी जो ट्राइब्स हैं वहाँ पे कोई भी बाहर का इंसान आके जो है छेड़छाड़ ना करे, उनके कल्चर के साथ जो है छेड़छाड़ ना करें। जैसे कि हम देखते हैं बहुत से ट्राइब्स ऐसे हैं जो अपने हिसाब से जो है कपड़े पहनना पसंद करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो नॉर्मल जो पेड़ की जो भी लीव्स होती हैं उनसे अपने आप को कवर करते हैं, अपने बॉडी पार्ट को। तो कई बार अगर मान लो आउटसाइडर अगर यहाँ पे जाएंगे तो उन्हें बहुत लग सकता है कि काफ़ी ज़्यादा अजीब कि ये इस तरीके से क्यों पहने हुए हैं, इनका ये हेयर स्टाइल ऐसा क्यों है, इन्होंने बेसिकली किस तरीके से अपने आप को रखा है। तो वो हो सकता है उनका मजाक उड़ाए, उनकी कुछ गलत फ़ोटोज़ खींचे। तो ये सब चीज़ें ना हो, उनके कल्चर में कोई भी छेड़छाड़ ना हो। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने इन ट्राइबल एरियाज़ में आउटसाइडर को जाना बैन कर रखा है। अगर आपको जाना भी है तो एक परमिट बेसिकली लिया जाता है, उसके थ्रू ही आप ट्रैवल कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। अब मेन चीज़ है जो राइट टू मूवमेंट हमें मिला है उसमें दो तरीके का मूवमेंट होता है, एक इंटरनल है, एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जहाँ पे आप कंट्री के अंदर ही मूव करते हो, एंड इसी इंटरनल को बेसिकली आर्टिकल 19 के तहत प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी जो आर्टिकल 19 हमें मिला हुआ है वो सिर्फ इंटरनल ट्रैवल की बात करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात करता है जो कंट्री के अंदर होता है। बट अगर एक्सटर्नल की बात करें जहाँ पे हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री को ट्रैवल करने की बात करते हैं, तो वो हमारे राइट टू मूवमेंट के अंदर नहीं आता, यानी आर्टिकल 19 के अंदर उससे प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। वो हमारा आर्टिकल 21 में आता है जहाँ पे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की गई है। यानी जहाँ पे बेसिकली पर्सन को लिबर्टी दी गई है कि वो अपने हिसाब से जैसा चाहे कर सकता है। ठीक है, तो उसके थ्रू बेसिकली आर्टिकल 21 के थ्रू बेसिकली एक्सटर्नल जो आपका राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो अगर कोई पूछे आर्टिकल 19 के अंदर कौन सा आता है, तो इंटरनल जो मूवमेंट है सिर्फ वही चीज़ आर्टिकल 19 के अंदर प्रोटेक्ट की जाती है। नेक्स्ट राइट है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो राइट देखा है वो सिर्फ मूवमेंट की बात करता है कि एक जगह से आप दूसरी जगह जा सकते हो। और राइट टू रिसाइड का मतलब यही है कि आप एक जगह जा रहे हो, वहाँ पे आप रिसाइड कर रहे हो, यानी वहाँ पे रह रहे हो। तो वहाँ पे किस चीज़ की आप देखो कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओवरलैप करेंगी, यानी कि राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू रिसाइड जो है कहीं ना कहीं आपस में ओवरलैप करते हुए आपको नजर आएगा। तो राइट टू रिसाइड हम देखेंगे बात करता है कि हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ कंट्री, यानी पूरे इंडिया में कोई भी जगह में जाके वो सेटल हो सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें बेसिकली दो राइट मिलते हैं। पहला कि आप जिस जगह जा रहे हो, जहाँ पे आप रिसाइड कर रहे हो, वहाँ पे आप टेम्प्रेरी रहना चाहते हो या परमानेंट रहना चाहते हो, तो आपके पास दोनों राइट है कि आप टेम्प्रेरी भी किसी जगह में जाके रह सकते हो या फिर आप परमानेंट भी रह सकते हो। परमानेंट रहने का मतलब है आप वहाँ पे परमानेंट रह रहे हो तो वहाँ पे आपको डोमिसाइल भी उस जगह का आपको मिल सकता है। ठीक है, कि आपने वहाँ पे ज़मीन खरीदी, अपना घर वर बनाया एंड आप परमानेंटली वहीं पे सेटल हो चुके हो, तो उस एरिया का आपको जो वहाँ का जो इलेक्शन में जो आपका जो इलेक्टोरल रोल होता है वहाँ पे आपका नाम भी आ जाएगा। फिर आप उसी स्टेट के जो भी इलेक्शन है आप उसमें जाके वोटिंग भी कर सकते हो अगर आप परमानेंट वहाँ पे रह रहे हो। अब हम बात करते हैं कि जो राइट हमें मिला हुआ है रिसाइड करने का, तो इसका भी सेम वही पर्पस है कि जो नेशनलिज्म है उसकी फीलिंग को बढ़ाना है। बिकॉज आप एक जगह पे सीमित नहीं रह रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह जाकर ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है दूसरे लोगों के प्रति प्यार आएगा और इस तरह से जो देश में जो फीलिंग है यूनिटी की वो बरकरार रहेगी। और जो नैरो माइंडनेस है जो है ख़त्म होगा कि यार इस जगह के लोग थोड़े वैसे होते हैं, इनका कल्चर थोड़ा वैसा है, या फिर ये अच्छे नहीं होते, बुरे नहीं होते। तो ये सब चीज़ें जो हमारी माइंड में नहीं आएगी। बिकॉज हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, लोगों को देखेंगे, उनके कल्चर को समझेंगे, अच्छी चीज़ें बेसिकली देखेंगे, तो ये जो हमारे अंदर फीलिंग है एक दूसरे के प्रति वो नहीं होगी। ठीक है, भले इंडिया कितना भी बड़ा डाइवर्स कंट्री क्यों ना हो, जहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, अलग अलग रीजनल के लोग हैं, बट
कहीं न कहीं हमारे अंदर ये फीलिंग जो है कि हम सबसे पहले एक इंडियन है, वो इसी तरीके से आ सकती है जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, वहाँ पे रिसाइड करें, ठीक है? जब तक हम अपनी जगह में सीमित रहेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा कि दूसरी जगह के लोग कैसे हैं, ठीक है? उनका कल्चर कैसा है? हमें तो बस ये लगेगा कि हाँ, नहीं वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते, हम ही सिर्फ़ अच्छे हैं, हमारे कल्चर सबसे अच्छे नहीं। तो इस चीज़ को ऐसा चीज़ ना हो, इसलिए हमेशा गवर्नमेंट भी इस तरीके से मतलब कोशिश करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करें, एक जगह से दूसरी जगह जाएँ, आपस में मेल-जुलाव बढ़ता रहे। फेस्टिवल्स हम क्यों एन्जॉय करते हैं हर एक स्टेट का? बिकॉज़ कहीं न कहीं ये एक दूसरे को हमें हम हमको बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और कहीं न कहीं जब आप गवर्नमेंट सर्विस में होते हो तो आपको ट्रैवल के लिए भी आपको वो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस स्टेट में जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो। बिकॉज़ ट्रैवल जितना हम करेंगे उतना ज़्यादा हम नई-नई चीज़ें सीखेंगे और वहाँ की जो कल्चर है उसको समझेंगे और कुछ अच्छी चीज़ें ही मतलब हम सीखेंगे ऑब्वियसली। और वहाँ के लोगों के साथ उनको उठना-बैठना होगा तो हम उनके बारे में अच्छे-अच्छे हमारे मन में जो विचार है वो हमेशा आएँगे और इस तरीके से हम नेशनलिज़्म को प्रमोट कर पाएँगे। नेक्स्ट है कि जो स्टेट है कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। तो सेम हमने जैसा मूवमेंट में देखा था वैसे ही है कि अगर जनरल पब्लिक को कोई नुकसान हो रहा है आपके किसी आपके वहाँ पे रहने से, तो बेसिकली हो सकता है। या फिर जो शेड्यूल ट्राइब वाला एरिया, अगर वहाँ पे जाके आप पहले तो आप रिसाइड कर नहीं सकते हो बिकॉज़ वो जो एरिया पर्टिकुलरली उनका है, वहाँ पे जाके आप कोई भी आउटसाइडर जो है सेटल नहीं हो सकता, कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता बिकॉज़ उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका कस्टम ये सब हमसे काफ़ी अलग है। तो वो बस वो यही चाहते हैं बिकॉज़ कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट है उनके माइंड में एक चीज़ होती है कि आपको इन ट्राइब को जो राइट्स प्रोवाइड करने हैं, अगर आपको इनको राइट देना है तो कहीं न कहीं हमारा जो राइट है, फ्रीडम जो है मूवमेंट का, डिसाइड करने का, वो आपको छीनना पड़ेगा, ठीक है? इनको अगर राइट नहीं देंगे, तो फिर इनका इनके साथ बुरा होगा। तो इनकी राइट को बचाने के लिए हमारा राइट जो छीना जाएगा, तो गवर्नमेंट के हिसाब से वो सही है, ठीक है? क्योंकि एक बार में दोनों चीज़ें नहीं हो सकती कि आप इनके राइट को भी बचाएं और हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ना छीनें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रही है और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी हमेशा से इस बात को प्रायोरिटी दी है कि हमें जितने भी ऐसे ट्राइब्स हैं, जो भी ऐसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, इनके सेफगार्ड्स हमेशा करने हैं, इनके राइट्स को हनन नहीं होने देना। तो इनके राइट्स को बचाने के लिए अगर हमारे राइट्स कहीं ना कहीं छिन भी रहे हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा। और आप देख सकते हैं बहुत से ऐसी जगहें हैं कंट्री में जहाँ पे जो ट्राइब्स जो होते हैं वो परमिट देते हैं टू रेगुलेट करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से, यानी जो भी अपने कस्टमरी लॉज हैं उनको उसके थ्रू जो है अपनी प्रॉपर्टी को कि उनके क्या क्या प्रॉपर्टी राइट्स है उस हिसाब से वो रेगुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, यानी स्टेट ने तो अपने हिसाब से बता दिया कि जनरल पब्लिक को कोई नुकसान होगा या फिर शेड्यूल ट्राइब की अगर प्रोटेक्शन की बात होगी तो हम किसी भी पर्सन का जो राइट है वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली दो कंडीशन और बताई हैं। पहली कंडीशन ये है कि जो भी जैसे कि हम जानते हैं प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, वो अगर देखा जाए सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनका ट्रैवल करना या फिर किसी एक ऐसी जगह रिसाइड करना जहाँ पे नॉर्मल पब्लिक रहती है, तो कहीं ना कहीं उनको डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। बिकॉज सबसे बड़ा इशू तो हेल्थ फैक्टर का होता है, बिकॉज जिस प्रोफेशन में वो डील करती हैं वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं एंड उनकी वजह से किसी और जनरल पब्लिक को नुकसान ना हो, इसलिए उनकी रिसाइड को या फिर जो उनका जो राइट है कहीं ना कहीं उनको बैन किया गया है। इसी तरीके से जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राइम करते रहते हैं, उनका जो ये राइट है उनसे छीना गया बिकॉज कहीं ना कहीं अगर वो ऐसी जगह पे रहेंगे लोगों को कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हैबिचुअल है उनका ऑफेंडर करना, तो कहीं भी किसी भी लोग को मार देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो इससे हमारा जो जनरल पब्लिक है उनको नुकसान होगा। इसलिए इन दोनों कैटेगरी के लोगों का जो राइट है वो बैन करके रखा हुआ है। तो जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, जो राइट टू रेजिडेंस मिला है, राइट टू मूवमेंट हमें मिला है, वो आपस में ओवरलैप करता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये, ठीक है? कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, जाने के साथ साथ आप उस जगह पे रह भी सकते हो, टेम्प्रेरी बेसिस पे भी और परमानेंट बेसिस पे भी। नेक्स्ट हमारा राइट है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन एंड कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस। तो इसका भी हमें जो है राइट मिला हुआ है। तो इसके थ्रू बेसिकली हर एक सिटीजन्स को राइट मिला है कि वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन को कैरी कर सकते हैं, ट्रेड बिजनेस जो चाहे उनका मन है वो कर सकते हैं। एंड ये राइट इतना ज़्यादा वाइड है कि इसमें हर तरीके के अर्निंग लाइवलीहुड को इसमें बेसिकली कवर किया गया है। बट हम देखेंगे स्टेट यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अगर मान लो उनके पास राइट है कि अगर मान लो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कुछ चीज़ें हैं तो स्टेट के पास ये पावर है, पहला कि वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं प्रोफेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन। यानी अगर मान लो कोई एक पर्सन है, उससे मान लो कोई एक प्रोफेशन करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि उस प्रोफेशन के लिए अगर मान लो कुछ ऐसी क्वालिफिकेशन जो ज़रूरी चाहिए वो होनी चाहिए उस पर्सन के पास, तभी वो उस तरह का प्रोफेशन चूज़ कर सकता है। यानी अगर कल को मान लो कोई भी ऐसी टेक्निकल जॉब है जो स्टेट गवर्नमेंट निकाल रही है और कोई भी पर्सन यानी कोई भी बच्चा उस टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके पास वो बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जाके वो उस प्रोफेशन को चूज़ कर सकता है।
जैसे कि हम देखते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में भी कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे रेलवे में कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो टेक्निकल बेसिस के होते हैं, तो इसमें आपको टेक्निकल डिग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपका फाइनेंस से रिलेटेड आपको डिग्री होना चाहिए आपके पास, जैसे आपका सीए होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे आपको लॉ आपके पास होना ज़रूरी है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मतलब जॉब है, तो आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो यानी कि आपके पास राइट तो है कि आप कोई भी फ्रीडम मतलब कोई भी प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो, बट उस प्रोफेशन की क्या क्वालिफिकेशंस है, अगर वो चीज़ स्टेट गवर्नमेंट ने बताई है तो उस क्वालिफिकेशन के साथ ही आपको उसको प्रोफेशन को चूज़ करने दिया जाएगा। अगर मान लो वो क्वालिफिकेशंस आपके पास नहीं है, फिर भी आप चाहते हो कि मुझे वही प्रोफेशन चूज़ करना है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कल को अगर आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना है एंड उस फॉरेस्ट में अगर मान लो आपके पास कोई भी मतलब वो सब्जेक्ट नहीं है जो उसमें मेंशन किया गया है, तो वहाँ पे जाके आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा राइट है, मुझे तो यही प्रोफेशन चूज़ करना है, भले मुझ पर वो क्वालिफिकेशंस ना हो जो आपने मेंशन की हैं। तो ये चीज़ नहीं है, बिकॉज स्टेट ने यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी बिज़नेस, कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी सर्विस को खुद से चला सकती है, और चाहे तो वहाँ पे उस सर्विस को चलाने के लिए वो कम्प्लीटली लोगों को उसमें से निकाल सकते हैं या फिर पार्शली, ठीक है। यानी कुछ ऐसे प्रोफेशन होंगे जहाँ पे या फिर कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट खुद से रन करेगी, वहाँ पे वो चाहे तो सिटीजन्स को इन्वॉल्व कर भी सकती है या फिर नहीं भी कर सकती, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं वहाँ पे मोनोपोली किसकी रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट की रहेगी। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, यानी जो भी एटॉमिक एजेंसी वगैरह हैं, तो वहाँ पे देखेंगे वो प्रोफेशन सिर्फ हमारी गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। यानी वहाँ पे सिटीजन्स को कम्प्लीटली बैन मतलब हटाना है या फिर पार्शली हटाना है, वो सब का सब जो मोनोपोली किसकी है, हमारी गवर्नमेंट की है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते खुद से आप अपना जो है एटॉमिक वो लगा रहे हो सेट एजेंट मतलब अपना रिएक्टर लगा रहे हो, तो इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते हम लोग। बट स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो उस प्रोफेशन को खुद से कर सकती हैं, एंड जब वो ऐसा करेगी तो उसको अपनी मोनोपोली को जस्टिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी कि उनके पास ये पावर मिली हुई है। अब ये जो राइट हमें मिला हुआ है कोई भी प्रोफेशन करने का, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा कोई भी प्रोफेशन में आप करो जो कि बेसिकली इलीगल हो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी काम जो इलीगल ट्रैफिकिंग करवा रहा है वुमेन की, चिल्ड्रंस की, या फिर कोई हार्मफुल ड्रग्स बेचने का आपने कोई नया काम ढूंढ लिया है, आप बम बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो ये कह के कि मेरा राइट टू प्रोफेशन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बम बना सकता हूँ, मैं लोगों की ट्रैफिकिंग कर सकता हूँ, तो इस तरीके का राइट आपको नहीं मिला है, ठीक है। तो इस तरह के मॉरल काम, इस तरह के जो डेंजरस काम है, वहाँ पर ये राइट आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे स्टेट जो है एब्सोल्युटली प्रोहिबिट कर सकती है और रेगुलेट कर सकती है इन सबको लाइसेंस के थ्रू। ऑब्वियसली जो भी आप काम करोगे आपको कोई ना कोई लाइसेंस मिलेगा। अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो एक लाइसेंस दिया जाता है कहीं ना कहीं देखने के लिए कि आप जो काम कर रहे हो वो लॉफुल है नहीं है। कल को आप मान लो कुछ इलीगल काम कर रहे हो तो आपका लाइसेंस छीन सकती हो, जैसे आपका लाइसेंस छीनेगा तो आप वो पर्टिकुलर प्रोफेशन नहीं कर पाओगे। तो ये सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन स्टेट ने लगा रखे, सो दैट कुछ भी ऐसा गलत काम कोई पर्सन ना कर पाए। नेक्स्ट है कि जो हमारा फंडा, ये जो राइट हमें दिए गए थे 6 राइट, उसके अंदर एक और राइट पहले उस प्रॉपर्टी जो राइट है पहले आर्टिकल 19 का पार्ट था, बट बाद में इसको डिलीट कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, ठीक है। क्यों डिलीट हुआ है, राइट टू प्रॉपर्टी में ऐसा क्या था, तो वो सब चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब ये जो राइट हमें मिले हुए हैं 6 के 6 राइट्स, वो सिर्फ हमें बचाते हैं स्टेट एक्शन के थ्रू। तो आपको याद रखना है कि ये आर्टिकल 19 हमें प्रोटेक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ स्टेट के एक्शन के थ्रू, बट प्राइवेट इंडिविजुअल से हमें प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो राइट हमें मिला हुआ है ये सिर्फ ओनली सिटीजन्स को ही मिला हुआ है, ठीक है, ना ही फॉरेनर्स को मिला है, ना ही लीगल पर्सन्स को मिला है, ठीक है। तो ये जो राइट हमें दिया गया आर्टिकल 19 के तहत, जहाँ पे हम कुछ भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, तो ये सिर्फ हमारे जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको ही अवेलेबल है। बाकी हमने स्टेट ने जो भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगानी है वो तो हमने कवर कर ही लिया है। तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 19 हमने कवर कर लिया है, जहाँ पे क्या करके हमने 6 के 6 राइट्स जो हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। टाइप ऑफिशियल ज्वाइन करके इस टेलीग्राम चैनल से इस PDF को ले सकते हैं। एंड आपको कैसा लगा इस वीडियो को देख के आप लाइक कीजिएगा, तो जितना हो सके आप लाइक कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, सो दैट हम आपको जल्दी से जल्दी हो सके रिप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।